अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा। एक दो चीज़ें हैं जो क्लियर करने वाली हैं हम लोगों का। जो टाइमिंग्स हैं वो हमारी जो है वो 9 o'clock के टाइम है। और एवरी थर्सडे और फ्राइडे हमारा लेक्चर होता है, ठीक है। एट सम टाइम्स कुछ मसरूफियात इस तरह से होती हैं कि सम टाइम फ्राइडे टू सैटरडे भी शिफ्ट हो सकता है, या थर्सडे टू वेडनेसडे भी शिफ्ट हो सकता है। एक आध दिन आगे पीछे ज़रूर हो सकता है। वो आपको पता है कि जो है ना वो कुछ समटाइम्स इस तरह के मामलात होते हैं जिसमें आप लेक्चर्स को, क्योंकि बेसिकली दिस इज़ नॉट एन एग्ज़ाम क्लास। एग्ज़ाम जो टॉक्स क्लासेस होती हैं और जो पार्ट टू की क्लासेस होती हैं उनको ज़रा थोड़ा सा ज़रा टाइम फोकस ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि उनका एग्ज़ाम सर पे होता है, आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं है। यू आर हेयर फॉर लर्निंग। एक बात, तो एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है। और एट टाइम्स एप्लीकेशंस के भी इश्यूज होते हैं, तो उसमें भी 10-15 मिनट या 5-6 मिनट 7 मिनट डिले हो जाता है, तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन इंशाल्लाह जो है ना वो रोज़ाना ही होगा। सॉरी, रोज़ाना नहीं, जिस तरह स्केजूल्ड है उस तरह से होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि काइंडली जब आप लोग, तो जो 5 3 4 6 लोग हैं जो सुन रहे हैं, जब ये लेक्चर शेयर होगा ग्रुप पे और बाकी वो लोग जो रिकॉर्डेड सुनते हैं, काइंडली कोशिश किया करें कि लाइव लेक्चर के अंदर आया करें। आप लोग कम होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं भी कोई इतना इंथ्यूजियास्टिक, आप लोग ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे तो मुझे भी अच्छा फील होगा कि हाँ यार, यू गाइस आर हेयर। ठीक है। आप लोग कम होते हो तो प्रोफेशनलिज्म नहीं लगता, प्रोफेशनल नहीं लगता, तो काइंडली, ऑल्दो देखो आप लोगों ने एक फ़ी पे की है और मुझे फ़ी आ चुकी है, बट आई स्टिल फील कि यार आप लोग कम से कम लाइव क्लास आया करो। चलो बहुत ज़्यादा नहीं, सारे ना आओ, लेकिन चलो कोई कुछ लोग तो आओ जो लोग टाइम निकाल सकते हैं प्लीज़, ठीक है। इतना अच्छा नहीं लगता। खैर, इन्फेक्शंस हमारा टॉपिक है जो कि एक बहुत मेजर टॉपिक है। हम बेसिकली इन्फेक्शंस, बहुत सारे हमारे पास इन्फेक्शंस हैं, हमने इनको कवर कैसे करना है, मेजर चीज़ ये है। कवर हमने इस तरह से करना है कि हम एक डे वन के ऊपर इन्फेक्शंस करेंगे। डे टू के हमने इसको बेसिकली 2 दिनों पे डिवाइड किया है। हम डे वन के ऊपर इन्फेक्शंस करेंगे, डे टू पे इन्फेक्शंस करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो सिस्टम रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे शिगेला, मिसाल के तौर पे एक्यूट वाटरी डायरिया, मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, वो लिवर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। कुछ इन्फेक्शन हैं जो कि रिस्पायरेटरी में थे, वो मैंने रिस्पायरेटरी में करवा दी हैं, ठीक है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप किताबें खोलोगे तो आपको 1,000 इन्फेक्शन मिलेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो इन्फेक्शन, बेसिकली हमारा गोल है ओपीडी कवर करना, ठीक है। जब हमारा गोल ओपीडी कवर करना है तो हम रेयर चीज़ें, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि हम रेयर चीज़ें नहीं देखेंगे, हम वो चीज़ें देखेंगे जो हमारी नॉर्मली ओपीडी में प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और सात सिस्टम की बात मैंने इसलिए की थी कि जो सिस्टम में मिसाल के तौर पे जीआईटी के अंदर आता है, जीआईटी में मैं आपको डायरिया पढ़ाऊंगा। मिसाल के तौर पे जीआईटी में शिगेला आता है, डायसेंट्री आती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जीआईटी से रिलेटेड इन्फेक्शन होगा वो मैं जीआईटी में पढ़ाऊंगा। कोई ऐसा इन्फेक्शन जो लिवर रिलेटेड होगा तो मैं लिवर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि हमारे जो है वो इन्फेक्शन इधर उधर हो क्यों हो गए हैं। इट्स बेटर फॉर यू गाइस कि आप लोग जो इन्फेक्शंस हैं उनको उनके सिस्टम्स के हिसाब से पढ़ें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आए। आखिरी बात लेक्चर शुरू होने से पहले ये है कि मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजे हैं। एक पीडीएफ जो है वो बना के भेजा है फॉर योर ड्रग्स एंड कितनी उनकी डोज होना चाहिए, पर केजी पर डे होना चाहिए, पर केजी पर डोज होना चाहिए, ठीक है, और कितने दिन कंटिन्यू कराना है। ये मैंने आपको ड्रग्स भेजी हैं। रोज़ाना एक दफ़ा आप उसको रिव्यू करें, रोज़ाना एक दफ़ा उसको रिव्यू करें, ताकि जब आप लेक्चर्स में आएँ तो आप लोगों को सीखने के लिए, आप लोगों को लर्न करने के लिए आसानी हो जाए कि ड्रग्स की डोजेस क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। खैर, मैं लेक्चर्स में भी ये चीज़ें बताता रहूँगा, लेकिन फॉर यू का, और दूसरी एक हैरियट लेन स्टैंडर्ड बुक भेजी है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे कोई ऐसी ड्रग है जो कि मेरे पीडीएफ से नहीं मिल पा रही, तो आप उसको हैरियट लेन में सर्च कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया था, डे वन के अंदर हमने टाइफाइड, मीजल्स, पम्प्स, चिकन पॉक्स, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, टेटनस और स्कारलेट फीवर कवर करना है, ठीक है। डे टू के अंदर मलेरिया, डेंगू, कैट बाइट, वॉर्म इन्फेस्टेशन, रोजियोला इन्फेंटम, ओटाइटिस मीडिया और रुबेला कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी जो इन्फेक्शंस हमारी नॉर्मली ओपीडी के अंदर प्रेजेंट करती हैं वो परटूसिस है, एक्यूट फेरेंजाइटिस है, नमूनिया है, ये हम ऑलरेडी रिस्पिरेटरी सिस्टम में कर चुके हैं,
डायसेंट्री, डायरिया, हेपेटाइटिस ए, स्केबीज, यूटीआई, ये हम लोग उन ही सिस्टम्स में करेंगे जब वो सिस्टम्स हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जब उन सिस्टम्स की बाकी बीमारियां डिस्कस करेंगे तो साथ ही ये इन्फेक्शंस भी कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर हम इन्फेक्शन इतने सारे इन्फेक्शन एक दफ़ा में पढ़ेंगे तो हमारे पास हमें 3 से 4 लेक्चर्स चाहिए, उसके लिए 2-2 घंटे के लेक्चर्स चाहिए हमें उस इन्फेक्शंस को कवर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ओपीडी के अंदर सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, अक्सर अक्सर क्या, हमारे पास 95% बच्चे इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि जी बुखार है। अब बुखार का जब आपके पास आ जाएगा तो आपने उसकी हिस्ट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? हर बीमारी का बुखार मुख्तलिफ है। हर बीमारी का बुखार मुख्तलिफ है। जैसे टाइफाइड का बुखार हम कहते हैं स्टेप लेटर पैटर्न है, ठीक है, या इंटरमिटेंट है। स्टेप लेटर पैटर्न क्या है? आपके पास फीवर डिक्लाइन हुआ और उसके बाद फीवर फीवर आपके पास स्टेप लेटर की तरह है। मिसाल के तौर पे आपके पास 98 है, आपके पास दिन चढ़ता गया, बुखार चढ़ता गया, ठीक है। दिन उतरता गया, बुखार उतरता गया, ठीक है। दिस इज अ पैटर्न ऑफ द टाइफाइड फीवर। और इसके अंदर राइगर्स चिल्स नहीं होंगे। मलेरिया का जो राइगर चिल्स तो आपके पास नॉर्मली बुखार में होते हैं, लेकिन आप मलेरिया का जो बुखार है उसके अंदर आपके पास पेशेंट जो प्रेजेंट करता है बुखार के साथ राइगर्स एंड चिल्स के साथ प्रेजेंट करेगा। तो उसके बाद टाइप बुखार की ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बुखार मोर देन 3 डेज का है विद हेडेक एंड पेन, बॉडी एक्स, तो आप उसको डेंगू फीवर सोचोगे। अगर आपके पास बुखार 3 दिन का है, 3 दिन से ज़्यादा का बुखार है विद डायरिया, विद बॉडी एक्स, ठीक है, और पेशेंट जो है वो ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स ले रहा है, वो बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा और स्टेपलेटेड पैटर्न है, आप उसको टाइफाइड फीवर सोचोगे। मतलब कि बुखार एक बच्चे का जो बुखार है उस बुखार के हिस्ट्री पॉइंट से आप उसकी डिजीज का अंदाजा लगाओगे। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को आपने बुखार के साथ आया, आपको आपको फोकस ही नहीं मिला और आपने उसको बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक पे टरखा दिया। ये क्वैकरी है। बुखार आएगा, बुखार की हिस्ट्री, बुखार की एसोसिएशन किस चीज़ के साथ है। जी बच्चे को बुखार है, बुखार के साथ आपने उसकी कान चेक करने हैं, बुखार के साथ आपने उसकी आंखें चेक करनी है, बुखार के साथ आपने उसके जिस्म पे रैशेस चेक करने हैं, बुखार के साथ आपने उसकी जॉइंट स्वेलिंग्स चेक करनी है। क्रॉनिक फीवर की बात करें, जॉइंट स्वेलिंग की बात, ठीक है। बुखार के साथ आपने बच्चे की बर्निंग मेच्योरेशन की हिस्ट्री पूछनी है। बुखार बुखार के साथ आपने बच्चे की कफ की हिस्ट्री पूछनी है। बुखार के अगर क्रॉनिक बुखार है तो बुखार के साथ आपने बच्चे की वेट लॉस की हिस्ट्री पूछनी है। हर बीमारी का बुखार मुख्तलिफ है, हर बुखार की एसोसिएशन मुख्तलिफ है। हर बुखार जो आपके पास एसोसिएट करेगा डिफरेंट किसी न किसी सिम्टम के साथ। मिसाल के तौर पे एक बच्चा आपके पास 3 दिन के फीवर के साथ आया है या 2 दिन के फीवर के साथ आया है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मुझे लूज टूल्स हैं, ठीक है। 2 दिन का फीवर है, लो ग्रेड फीवर है और साथ लूज टूल्स हैं, तो आप उसको डायरिया के साथ एसोसिएट करोगे कि बच्चे को डायरिया है और डायरिया की वजह से फीवर हो रहा है, ठीक है। एक बच्चा आया है, उसको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, सारा दिन मदर कहती है फीवर चढ़ा रहता है, चढ़ा रहता है, चढ़ा रहता है, 4-5 दिन हो गए हैं, ठीक है। वायरल डिजीजेस नॉर्मली 3 दिन से ऊपर नहीं जाती। मदर कहती है बच्चे को सारा दिन बुखार रहता है, 101 102। वायरल डिजीज का बुखार बहुत तेज भी नहीं होता, बैक्टीरियल डिजीज का बुखार हमेशा तेज होता है। 102 103 बुखार होता है, सारा दिन चढ़ा रहता है, ठीक है। मैं परेशान हो गई हूँ। बच्चे को जो है ना मोशन भी है, बच्चे को लेथार्जिक भी है बच्चा, और टॉक्सिक लुकिंग चाइल्ड है, आप उसको टाइफाइड सस्पेक्ट करोगे। बुखार के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फीवर की ड्यूरेशन, पहली बात, 3 दिन से ज़्यादा आप अपने बात जहन में ये बात रखो कि हमारे पास नॉर्मली जो बुखार हो रहे होते हैं वो बच्चों को नॉर्मली वायरल इलनेसेस होती हैं, ठीक है। डायरिया वायरल इलनेस है, कॉमन कोल्ड वायरल इलनेस है, फेरेंजाइटिस अक्सर वायरल इलनेस होती है, 3 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। आपके कान तब खड़े होने चाहिए जब बच्चे को बुखार 3 दिन से ज़्यादा हो गया। जब 3 दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर आप सोचोगे अच्छा यार अब इसकी मैं एसोसिएशंस पूछूं।
अब इसकी मैं एसोसिएशंस में इसकी रैशेस पूछूं, फीवर का मैं पैटर्न पूछूं, फीवर का मैं लो ग्रेड है हाई ग्रेड है ये पूछूं, फीवर क्या उतरता है या नहीं उतरता एंटीपायरेटिक देने से ये पूछूं, तो आपके पास जब भी बुखार 3 दिन से ऊपर चला जाएगा, ऑलवेज थिंक ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड गो फॉर द, सबसे पहले बुखार लो ग्रेड है हाई ग्रेड है, बुखार की एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, बुखार किस 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 सिम्टम के साथ एसोसिएट कर रहा है, बुखार उतरता है नहीं उतरता, ठीक है, बुखार किस वक्त ज्यादा होता है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज टू गेट फ्रॉम अ पेशेंट व्हेन यू आर सिटिंग इन एन ओपीडी। ना कि हर बच्चे को सेफ्ट्राइक्सोन, सॉरी सेफिक्सीम, ऑगमेंटन, कैलिथ्रोमाइसिन, एजोमैक्स, सेफ्रिडीन, वेलोसेफ दुनिया की हर दवाई दे दो, नहीं। ऑलवेज थिंक के बच्चे को मसला क्या है। अच्छा, फीवर के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं? सोर थ्रोट हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, हर चीज की एक वजह है, हर सिम्टम की एक डिजीज है। मिसाल के तौर पे बुखार है, सोर थ्रोट के साथ फेरेंजाइटिस, बुखार है कंजक्टिवाइटिस विद रैशेस के साथ मीजल्स, बुखार है येलो यूरिन के साथ हेपेटाइटिस ए, बुखार है वॉमिटिंग के साथ गैस्ट्राइटिस, बुखार है वॉमिटिंग के साथ आपके पास एक्यूट फेरेंजाइटिस में बच्चे जो है वो वॉमिटिंग करते हैं विद फीवर, बुखार है विद कोला कलर यूरिन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बुखार है विद बर्निंग मैच्यूरेशन यूटीआई, बुखार है विद लूज टूल्स एक्यूट वाटरी डायरिया, बुखार है विद वेट लॉस आइदर मेलिग्नेंसी और ट्यूबरकुलोसिस, बुखार है विद फटीग, आपके पास किसी भी बुखार में फटीग हो जाता है, बुखार है विद हेडेक, बुखार विद एनोरेक्सिया, बुखार विद एनोरेक्सिया विद हेडेक, टाइफाइड और डेंगी, बॉडी पेन्स डेंगी, बुखार विद जॉइंट स्वेलिंग, कोई भी आपके पास जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, ठीक है, रियोमेटिक आर्थराइटिस, आपके पास सोराटिक आर्थराइटिस, ठीक है, आपके पास सेप्टिक आर्थराइटिस। तो बुखार की सिम्टम, बुखार का ड्यूरेशन, बुखार का टाइप, बुखार की एसोसिएशन, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर डिजीज के साथ एक, हर सिम्टम के साथ एक डिजीज रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, दरमियान में मैंने क्या चीज, हाँ रैशेस, दूसरी चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट है रैशेस को समझना। नॉर्मली हम लोग रैशेस को नहीं समझ पाते। बुखार के साथ बच्चा आता है, हम उसका बॉडी देखना गवारा ही नहीं करते, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में ये बात ही नहीं है कि हमने बच्चे को एक्सपोज करके देखना है। हम कहते हैं बुखार है, हमारा दिमाग अच्छा यार गला खराब होगा, चलो इसकी गला खराब की दवाई दे दो, ऐसा नहीं है। बुखार जब होगा तो आपने रैशेस जरूर देखने हैं। अक्सर बच्चों को रैशेस निकले होते हैं, माओ ने इतने इतने कपड़े पहनाए होते हैं बच्चों को कि इतने इतने कपड़े पहनाए होते हैं बच्चों को माओ ने कि बच्चों को रैशेस नजर ही नहीं आते, ठीक है। आप लोग ढूंढते रह जाते हो बुखार की रीजन, बुखार की रीजन उसके कपड़ों के नीचे पड़ी होती है। मिसाल के तौर पे बच्चे को चिकन पॉक्स है, ठीक है, चिकन पॉक्स का रैश आपके पास सेंट्रीपिडल रैश होता है, आपके पास पेट से शुरू होगा और टूवर्ड्स आउटवर्ड्स मूव करेगा। कपड़े इतने पहने हैं आपको पता ही नहीं चल रहा उसके पेट पे रैश है कि नहीं है, आपने जी उसको सोर थ्रोट की दवाई दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, भाई उसको खोल के देख लो, उसको चिकन पॉक्स है। बच्चों का मीजल्स कान के पीछे से शुरू होता है, ठीक है, कान के पीछे कभी नहीं देखोगे कि कान के पीछे भी कोई चीज है, तो कान के पीछे रैश हो सकता है, ठीक है। देयर आर रैशेज विच यू हैव टू आइडेंटिफाई। अक्सर बच्चों के सैंड पेपर रैश हुआ होता है, हम कहते हैं जी ये पित्त निकली हुई है, भाई इट्स नॉट पित्त, व्हाट इज पित्त, ठीक है। आपको सैंड पेपर रैश स्कारलेट फीवर में आता है विद सोर थ्रोट विद स्ट्रॉबेरी टंग, ठीक है। तो रैशेस को समझना बहुत जरूरी है। ये जो पहला रैश है, दिस इज बेसिकली वेजिकल, व्हाट इज वेजिकल, फ्लूइड फिल,
जो आपके पास ब्लिस्टर होता है उसको आप वेजिकल कह देते हो भाई, सिंपल। स्मॉल फ्लूइड फिल ब्लिस्टर इज वेजिकल। ठीक है, पानी भरा हुआ दाना, इन इन सिंपल वर्ड्स। वही वेजिकल जब 1 सेंटीमीटर से बनी बड़ी हो जाएगी तो वो बुला बन जाएगी। ठीक है। व्हाट इज मैक्यूल? दिस इज फ्लैट नॉन पाल्पेबल लीजन। दिस इज फ्लैट नॉन palpable lesion. And what is papule? Papule is same, but it is not flat. It is raised. ठीक है। एक बच्चा जिसमें मैक्यूलो पेप्यूलर, आपके पास मैक्यूलो पेप्यूलर रैश है, व्हाट इज दिस? ठीक है, दैट इज बेसिकली मीजल्स, रैश ऑफ मीजल्स। तो यही तीन बातें। अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं हम कर रहे कि जी आप वेजिकल भी समझो, मैक्यूल भी समझो, वेजिकुलो पेप्यूलर रैश समझो, मैक्यूलो पेप्यूलर रैश समझो, पेप्यूलर रैश समझो, नहीं। जो चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं ओपीडी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही चार रैशेस इंपॉर्टेंट है: वेजिकल, मैक्यूल, मैक्यूलो पेप्यूलर, पेप्यूल, दैट्स इट। आपकी और सैंड पेपर, आपकी पूरी ओपीडी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। बाकी एरिदीमा मार्जिनेटम, एरिदीमा, ये सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के रैशेस हैं। इसमें आपने परेशान नहीं होना कि जी ये मुझे, या फिर मिसाल के तौर पे कोई रैश है पेशेंट को जो कि टीनिया पीडिस है, टीनिया कैप्टिस है, ठीक है, तो टीनिया कॉर्पोरिस है, तो वो रैश हम डरमा में पढ़ेंगे। लेकिन इन्फेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से यही चार रैशेज आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप ये रैश समझ लेते हो तो बहुत है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बता दिया मीजल्स का रैश बिहाइंड द ईयर आता है, चिकन पॉक्स का रैश आपके पास सेंट्रीपीटल रैश होता है, मम्प्स का कोई रैश नहीं होता है, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट टू डू व्हेन अ चाइल्ड कम विद फीवर? हम, बच्चा जब आता है हम लोग नहीं सोचते, हम लोग नहीं उसको देखना पसंद करते, हम लोग सिर्फ टंग डिप्रेसर से उसके मुंह में आ करवा के देख लेंगे। हम नहीं सोचेंगे कि बुखार की नजर आ गया सोर थ्रोट तो बल्ले बल्ले, नहीं नजर आया तो हमने कहना है कि जी इसको तो गला खराब है। क्योंकि हमें तो कुछ समझ नहीं ना आ रहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा बुखार की रीजन क्या है, हम तो क्वैकरी कर रहे हैं, हमने तो कहना है जी इसका गला खराब है, एंटीबायोटिक दे दो। नहीं, पेशेंट तब बनता है जब आप उसको ठीक करते हो, और स्टैंडर्ड तरीके से ठीक करो। क्वैक एंटी, जब आपने भी एंटीबायोटिक बगैर वजह के दे दी, तो आप में और क्वैक में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ठीक है। रीजनिंग के साथ हर चीज करो। बच्चा आया फीवर के साथ, नहीं समझ आ रहा क्यों फीवर हो रहा है, आप उसको हेड टू टू स्क्रीन कर लो, न्यूरोलॉजिकल साइन देख लो, मेनिंजाइटिस तो नहीं है, बच्चा इरिटेबल तो नहीं है, नेक स्टिफनेस तो नहीं है, ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस तो नहीं है, ठीक है, हेडेक तो नहीं है, हेडेक विद पुअर कॉन्शियसनेस विद फीवर तो नहीं है, टीबीएम, जीआईटी देख लो, डायरिया तो नहीं है, शिगेला तो नहीं है, डेसेंट्री तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं है, ठीक है, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरल हेपेटाइटिस तो नहीं है, कोई लिवर एब्सेस तो नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू सी दिस। रिस्पिरेटरी आपको पढ़ा दिया, नमूनिया, फेरेंजाइटिस, परटूसिस, ब्ला ब्ला एक्स वाई जी, लिवर का बता दिया। नेफ्रो में बच्चे को यूटीआई तो नहीं है, अनसर्कमस्टाइज मेल तो नहीं है, पुअर हाइजीन तो नहीं है, किडनी स्टोन तो नहीं है। अक्सर किडनी स्टोन के साथ वॉमिटिंग और फीवर के साथ बच्चा प्रेजेंट करता है। ठीक है। जीआईटी में एक चीज अपेंडिसाइटिस तो नहीं है। ईएनटी में उसकी ईयर इवेलुएशन इंतहा से ज्यादा जरूरी है। आपने बच्चे के कान एक दफा जरूर देख लेना कि कान के अंदर से रेशा तो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को कान में रेशा होता है, पता ही नहीं चल रहा होता क्यों बुखार चढ़ रहा है, तो जी कान जरूर देखना है। आई कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है। कंजक्टिवाइटिस इज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज। ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है। और डर्मा में ऑब्वियसली आपने उसके रैशेस देखने। बच्चों, इनमें से कोई बात समझ आई है? समझ आई है तो जरा मुझे प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा बताएं। माइक नहीं अनम्यूट करना तो आप मुझे मैसेज पे बता दें काइंडली।
ओके जी, ठीक है जी। अच्छा, पहला हमारा सिनेरियो जो है वो बेसिकली 7 ईयर ओल्ड गर्ल है। फीवर, हाई ग्रेड लो ग्रेड सिस्टमिक सिम्टम एसोसिएटेड विद, वेरी गुड। हाँ जी, एग्जैक्टली exactly. फीवर की, फीवर क्यों हो रहा है, फीवर की रीजन है, देयर इज अ रीजन भाई, ऐसे फीवर नहीं हो रहा, फीवर इज अ साइन, फीवर इज नॉट अ डिजीज। ठीक है, यू हैव टू चेक व्हाई फीवर इज हैपनिंग। तो फीवर, आप तभी फीवर को आइडेंटिफाई कर सकोगे जब आपके दिमाग में कुछ बातें होंगी। दिमाग में अगर कुछ नहीं होगा, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते फीवर क्यों हो रहा है। अच्छा, a 7 year old girl who recently traveled to a village with her family presented with a 4 day history of continuous fever। क्या है? 3 दिन से ऊपर चला गया है और कॉन्टिन्यूस फीवर है, इसका मतलब ये वायरल से निकल गया, और कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब वायरल से निकल गया। डायरिया है, टेनिसमस है एंड टॉक्सिक लुक है। क्या है? टॉक्सिक लुक है। There is palpable small 2 to 4 mm erythematous rash on the trunk only. Liver and spleen are large. Stool examination revealed blood and leukocytes। ठीक है। अच्छा, इसमें से जो आपके कंसर्न, थोड़ी सी जरा लेस कंसर्निंग बात है, वो है एरिथमेटस रैशेस। ठीक है, जो आपके पास रॉस स्पॉट्स आते हैं आपके पास टाइफाइड में, लेकिन वो आपके पास 10 to 15% लोगों में आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ सिनेरियो ऑफ इंटेरिक फीवर। ठीक है, दिस इज अ सिनेरियो ऑफ इंटेरिक फीवर। व्हाई? बिकॉज 4 डेज से ऊपर चला गया है फीवर, फीवर के साथ डायरिया है, फीवर के साथ आपके पास कॉन्टिन्यूस फीवर है, और टॉक्सिक लुकिंग चाइल्ड है। एग्जामिन किया तो लिवर स्प्लीन भी मिल गई। ठीक है, इसका मतलब ये है ये बच्चा आपके पास इंटायरिक के साथ है। सीबीसी कराई तो जी, टीएलसी। नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बच्चा है उसको इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में टीएलसी बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। वायरल इलनेसेस के अंदर हमेशा टीएलसी डिक्रीज होता है। वो आपके पास टीबी, ओ सॉरी, वो आपके पास डेंगी हो, वो आपके पास मलेरिया हो, वो आपके पास इंटेरिक, इंटेरिक बेसिकली इज नॉट अ वायरल इलनेस, इट्स एन बैक्टीरियल इलनेस। लेकिन इंटेरिक के अंदर सीबीसी टोटली ऑपोजिट है। बच्चे को 103 बुखार है, सीबीसी कराई, टीएलसी 2 आ गया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जिस टीएलसी बहुत बड़ा हुआ होगा, हमने जो है ना टीएलसी बहुत बड़ा होगा, हम इसको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे देंगे। नहीं, टीएलसी टाइफॉइड के अंदर डिक्रीज होता है और लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंट होते हैं। हमारे जहन में है जी न्यूट्रोफिली होना चाहिए, न्यूट्रोफिली होना चाहिए। लिम्फोसाइट हो गए तो वायरल इन्फेक्शन नहीं। टाइफॉइड की अपनी बात पल्लू से बांध लो कि टाइफॉइड के अंदर आपके पास टीएलसी डिक्रीज होता है, लिम्फोसाइटोसिस होता है। और दूसरी बात जो अपने साथ बांधने वाली है वो टाइफॉइड का टेस्ट ब्लड कल्चर ही है। ब्लड के बाद यूरिन, यूरिन के बाद स्टूल, और स्टूल के बाद बोन मैरो। फर्स्ट वीक ब्लड कल्चर, सेकंड वीक यूरिन, थर्ड वीक स्टूल, फोर्थ वीक ब्लड बोन मैरो कल्चर। देर इज नो स्पेस ऑफ विडाल टेस्ट। अगर आप विडाल टेस्ट कर रहे हो तो प्लीज उससे आउट हो जाओ। ठीक है, विडाल टेस्ट से बाहर आ जाओ। विडाल टेस्ट टेस्ट नहीं है आप। ठीक है। अच्छा, इंटेरिक फीवर है। इंटेरिक फीवर मैंने आपको बता दिया। इंटेरिक फीवर का बच्चा आपके पास, मदर कंप्लेन करेगी मेरे बच्चे को बहुत सुअर फीवर है, 4 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, कॉन्टिन्यूस फीवर है, दवाइयां ले चुकी हूँ, दवाई ठीक नहीं हो रहा, क्या करूँ? सीबीसी करवाई, टीएलसी डिक्रीज आ गया, यू हैव डायग्नोज द पेशेंट। सीधा डायग्नोज कर दो कि इंटेरिक फीवर है, कोई अदर थिंग नहीं है, कोई कोई अलग बात नहीं है, उसको इंटेरिक फीवर है, सिंपल। हाँ, अगर कॉन्टिन्यूस फीवर के साथ वो कहती है हेडेक है, पेरिऑर्बिटल पेन है, अलॉन्ग विद बॉडी एक्स हैं, एनोरेक्सिया है, ठीक है, तो फिर आप डेंगी सस्पेक्ट करोगे, और डेंगी की सीबीसी में प्लेटलेट्स भी डिक्रीज होंगे अलॉन्ग विद टीएलसी। ठीक है, लेकिन टाइफाइड में ओनली टीएलसी डिक्रीज होंगे। और मलेरिया में क्या होगा? सीरियल में एच बी डिक्रीज होगी। ठीक है, खैर उसकी बात आगे करते हैं। अच्छा, अगली बात आपको समझाने वाली ये है कि टाइफाइड को ट्रीट कैसे करना है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड? हम लोगों को टाइफाइड की ट्रीटमेंट नहीं आती होती, हम लोग बस बेवकूफ़ों की तरह ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं टाइफाइड की, ये भी दे दो वो भी दे दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे पास हमेशा याद रखो फर्स्ट लाइन थेरेपी टाइफाइड की एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल और एमोक्सिसिलिन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना वो एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एरिया में बैठे हैं तो हमने जो है ना सेफ्ट्राइक्सोन ही देनी है, हमने सेफिक्सीम ही देनी है, जिथ्रोमाइसिन ही देनी है, ऐसा नहीं है।
हमारे पास, मेरे जिस हॉस्पिटल में मैं होता हूँ, हमारे पास बहुत सारे बच्चे जिनका साल्मोनेला टाइफी कल्चर पॉजिटिव आता है और वो सेंसिटिव टू अमोक्सिसिलिन होते हैं, और आप उनको अमोक्सिसिलिन देते हो तो बच्चे ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात जहन से निकाल दो कि हम लोग एक ड्रग रेजिस्टेंट एरिया में बैठे हैं, बैठे जरूर हैं, लेकिन एट टाइम साल्मोनेला सेंसिटिव टूवर्ड्स अमोक्सिसिलिन भी होता है, ठीक है। जो बात आपके टेक होम वाली है वो ये है कि पहली क्लास है, पहला जो टाइफाइड का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो है क्लोरामफेनिकोल, अमोक्सिसिलिन और कोट्रामोक्साजोल, ठीक है। अगर एक बच्चा आपके पास फर्स्ट लाइन ड्रग से ठीक नहीं होता, तब आप किस पे जाते हो? सेफ्ट्राइक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और अगर आपका बच्चा सेफ्ट्राइक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन से भी ट्रीट नहीं होता, तो फिर आप उसको आप उसको मेरोपेनम स्टार्ट कराते हो, लेकिन मेरोपेनम आप लोगों की ओपीडी बेस्ड ड्रग नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एक बच्चा टाइफाइड के साथ प्रेजेंट करता है तो आप उसको स्ट्रेट अवे, आप उसको अमोक्सिसिलिन ना शुरू कराओ, मैं नहीं कहता आप उसको शुरू कराओ, छोड़ दो ना शुरू कराओ, आप उसको सेफ्ट्राइक्सोन शुरू करवाओ, या फिर आप उसको कैरिसेफ स्टार्ट करवाओ, या एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट कराओ, ठीक है। अब कैरिसेफ की डोज क्या है? कैरिसेफ आपके पास नॉर्मली 10 मिलीग्राम पर केजी सिंगल डोज में दिया जाता है, लेकिन अगर आपके पास बच्चा इंटेरिक फीवर है तो आप उसको 20 मिलीग्राम डबल डोज 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देते हो, 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन नॉर्मल डोज 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे है, सिंगल डोज, लेकिन अगर आपके पास टाइफाइड सस्पेक्ट करते हो तो 20 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से दोगे, ठीक है। सेफ्ट जो कैरीसेफ है वो आता है आपके पास 100 मिलीग्राम पर 5 ml और 200 मिलीग्राम पर 5 ml, और एजिथ्रोमाइसिन आपके पास आता है एजोमेक्स के नाम से 200 मिलीग्राम पर 5 ml, ठीक है। दोनों की डोजेस ओडी डोजेस हैं। और अगर आप उसको आईवी ट्रीट करना चाहते हो तो आप उसको 75 मिलीग्राम ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन पर केजी पर डे, सिंगल ओडी डोज, ठीक है। और 2 ग्राम से ऊपर नहीं देना दिन के अंदर। मिसाल के तौर पे बच्चा आपके पास मोटा बच्चा आ जाता है 50 किलो का, आप क्या उसको जो है वो 4 ग्राम लगा दोगे? नहीं, 2 ग्राम मैक्सिमम डोज है, 2 ग्राम से ऊपर नहीं देना, ठीक है। और वो भी डाइल्यूट करके ओवर 1 आवर, ठीक है। तो अगर आप एक बच्चे को सस्पेक्ट करते हो कि उस बच्चे को टाइफाइड है, आपने उसकी सीबीसी करवाई, सीबीसी में टीएलसी देखा, टीएलसी में लिम्फोसाइटोपिनिया है, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज है, लिम्फोसाइटोसिस है, ठीक है। आपने क्या किया? स्ट्रेट अवे उसका कल्चर भिजवा दिया और साथ उसको एम्पेरिकली एंटीबायोटिक स्टार्ट करा दी। एम्पेरिक एंटीबायोटिक में आपके पास 3 चॉइसेस हैं, आपके पास सेफ्ट्राइक्सोन की चॉइस है, आपके पास कैरिसेफ की चॉइस है, आपके पास एजिथ्रोमाइसिन की चॉइस है, ठीक है। तीनों चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं। सेफ्ट्राइक्सोन देनी है तो 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे, कैरिसेफ देनी है तो 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे सिंगल डोज, एजिथ्रोमाइसिन देनी है तो 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे सिंगल डोज, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है फॉर टाइफाइड फीवर, ठीक है। कितने दिनों तक स्टार्ट देनी होती है? आपने मरीज को कम से कम 7 to 10 डेज, एक क्राइटेरिया ये है, दूसरा क्राइटेरिया है कि आपने मरीज को कहना है कि जब बुखार खत्म हो तो उसके 3 दिन तक आपने दवाई लेते रहना है, और 3 दिन फीवर फ्री रहो तो 3 दिन बाद दवाई छोड़ देनी है। मिसाल के तौर पे 10वें दिन जाके उसको बुखार खत्म होता है तो आप उस 13 दिन तक करवा लोगे, 15वें दिन जाके बुखार खत्म होता है तो आप उसको 18 दिन तक करवा लोगे, ठीक है। तो बुखार खत्म होने के 3 दिन और करवाने, कोर्स मुकम्मल। एटियोलॉजी फिगोरल रूट है, इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज है, स्टेप वाइज फीवर है, एब्डोमिनल पेन, रो स्पॉट, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड में हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होती है, कॉम्प्लिकेशन में इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जीआई ब्लीडिंग इन कैफ और मायोकार्डाइटिस। डायग्नोसिस आपके पास ब्लड कल्चर है, उसके बाद यूरिन कल्चर है, फिर स्टूल कल्चर है, एंड पे
बोन मैरो कल्चर है। नेक्स्ट सिनेरियो, अक्सर बच्चे आते हैं इस कंप्लेन के साथ, हमारे मुल्क में मीजल्स बहुत आम है, बहुत आम है। और हमारे बड़ों का नहीं, शायद गांव वालों का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बच्चा अगर उसको खसरा निकल रहा है, उर्दू में इसको खसरा कहते हैं, अगर एक बच्चे को खसरा निकल रहा है तो जी उसको अस्पताल नहीं लेके जाना। क्यों नहीं लेके जाना, या डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, कोई भी दवाई दोगे तो खसरा उसको लड़ जाएगा। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल अराउंड अस, ठीक है। तो आपके पास बच्चा आता है, मिसाल के तौर पे इनिशियली आपको पता है कि जब भी आपके पास मीजल्स का बच्चा आता है तो उसको रैश नहीं होता। आपके पास मदर ऐसी आ जाएगी कि जी मेरे बच्चे को बस बुखार हो रहा है। आप चेक करते हो कि यार बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा इसकी जो लुक है थोड़ी सी जरा कफ भी है, कोराइजा भी है, कंजक्टिवाइटिस भी है, रैश नहीं है, रैश अपेयर नहीं हुआ होता। लेकिन तीन सीज आपको मिल जाते हैं, कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। आप कहते हो यार अच्छा, देर इज समथिंग। मदर को काउंसिल करते हो कि बाजी आपको अगर इसमें कहीं रैश डेवलप नजर आए ना, कहीं आपको लगे कि बच्चे को रैश हो रहा है, तो आपने हमारे पास वापस ले आना है बच्चे को, ठीक है। जब आप तीन सीज पकड़ लोगे ना, आप मीजल्स पकड़ सकते हो। आपने मिसाल के तौर पे एक बच्चा, माँ आई है, वो कहती है मेरे बच्चे को ना बुखार और साथ खांसी है। आपने बच्चे को देखा, आप कह रहे हो यार मैंने इसकी आंखें देख ली, मैंने सॉरी मैंने इसके कान देख लिए, इसके मैंने बॉडी देख ली, मैंने इसकी थ्रॉट देख लिया, मैंने इसके सारी सिस्टमिक एग्जामिनेशन कर ली, इस लिवर स्प्लीन देख लिया, चेस्ट सुन लीजिए, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। आप उसको कंजक्टिवाइटिस देखो, उसका तीन सीज में से कुछ पिक करो, और लिटरली आप यकीन करें, डिस्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन, 2 डोजेज ऑफ मीजल्स के बाद नेल्सन लिखती है कि 95 टू 98% पेशेंट जो है वो इसमें इम्यून हो जाता है। लेकिन हम लोगों की पाकिस्तान में कोल्ड चेन इतनी बर्बाद हो चुकी है कि हमारा मीजल्स वैक्सीनेशन लगने के बावजूद भी मीजल्स बच्चों को आता है। और 9 मंथ के ऊपर वैक्सीनेशन नॉर्मली हम करवाते हैं, और अब गवर्नमेंट ने 6 मंथ के ऊपर वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया फॉर मीजल्स, ठीक है। खैर, आपने तीन चीज देखा, आपको लगा यार इसको कंजक्टिवाइटिस भी है, इसका नाक भी बह रहा है, इसको कफ भी है, इसको फीवर भी है, लुक फॉर मीजल्स। मदर काउंसिल किया, रैश देखना शुरू किया, कान के पीछे रैश देखना शुरू कर दिया। कॉप्लिक स्पॉट्स आपके पास जॉ के ऊपर बने होते हैं, लेकिन कॉप्लिक स्पॉट बेसिकली जो है ना वो मिलते नहीं है, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि कॉप्लिक स्पॉट्स आपको मिल जाए, वरना कॉप्लिक स्पॉट्स मिलते नहीं है। आपने कफ कराया कंजक्टिवाइटिस देखा, आपने जो है ना वो उसको क्या कहते हैं, उसकी रैशेस देखे, अगर तो रैश नजर आ गए, ठीक नहीं नजर आए तो मदर को काउंसिल कर दिया, साथ आपने उसको क्या दिया, विटामिन ए। कॉपी पेपर पकड़े प्लीज, ठीक है, कॉपी पेपर के बगैर मामला नहीं चलने। विटामिन ए दिया, विटामिन ए की डोज होती है, ऐसे ही नहीं है कि बस विटामिन ए तुन दिया, नहीं। विटामिन ए लेस देन 6 मंथ्स ऑफ एज में आपने 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स देने होते हैं। 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपने 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देने हैं। और 1 ईयर के बाद आपने 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देने हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि किसमें क्या है। एमैक्स के ड्रॉप्स आते हैं, आप एमैक्स के 2.5 ml में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। अगर आपने 1 लाख देना है तो ऑब्वियसली 2.5 को हाफ कर लोगे, तो 1.25 मिलीलीटर contains 1 lakh international units, and 0.67 ml contains 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। एमएक्स 2.5 ml में 2 लाख, 1.25 में 1 लाख, और 0.67 ml के अंदर 50,000। एज बता दिया, लेस देन 6 मंथ 50,000, 6 to 1 ईयर 1 लाख, और 1 ईयर अबव 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। विटामिन ए दे दिया, साथ आपने उसको एंटीबायोटिक देनी होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक क्यों देनी है, सुपर एडेड इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि मीजल्स एक बेसिकली इम्यून कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, ठीक है। कोई भी वायरल कंडीशन इम्यून कॉम्प्रोमाइज होती है, आपने उसको ऑगमेंटन दे दिया। अगर बच्चे को लूज टूल्स है मीजल्स के साथ, क्योंकि अक्सर बच्चों को मीजल्स के साथ लूज टूल्स होता है, अक्सर बच्चों को मीजल्स के साथ नमूनिया होता है, तो गो फॉर कैरिसेफ। ऑगमेंटन को छोड़ दें, गो फॉर कैरिसेफ। विटामिन ए दे दिया, कैरिसेफ की डोज मैंने आपको बता दी है, 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे। अगर एंटेरिक है तो 20 मिलीग्राम, इसमें आपने 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे सिंगल डोज। साथ आपने उसको नेबुलाइजेशन लाजमी एडवाइस करनी है, क्योंकि मीजल्स वाले बच्चे शदीद कफ करते हैं। और नेबुलाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी रिस्पिरेटरी के लेक्चर में बता दिया है। वेंटोलिन 8 आवरली दे सकते हो, 1 ड्रॉप पर केजी पर डोज। 10 किलो का बच्चा है, 10 कतरे 2 सीसी नॉर्मल से लाइन में डालना है, सुबह दोपहर शाम।
और साथ नेबुलाइजेशन विद एटम, एटम 2 ड्रॉप्स पर केजी। 10 किलो का बच्चा 20 कतरे 2 सीसी नॉर्मल से लाइन में सुबह देने हैं, सेम 20 कतरे 2 सीसी नॉर्मल से लाइन में शाम, और 2 सीसी नॉर्मल से लाइन के अंदर 20 कतरे रात। क्या दिया? विटामिन ए दिया, एंटीबायोटिक दी, नेबुलाइजेशंस दी, बच्चे को मोशन है तो सिरप जिंक, सिरप जिंक, सिरप जिंक आपने लेस देन 6 मंथ हाफ टीएसएफ और मोर देन 6 मंथ 1 टीएसएफ, 1 चम्मच 5 ml ओडी, ओडी डोज होती है जिंक की, डोज ओडी होती है। विटामिन ए दे दिया, एंटीबायोटिक दे दी, नेबुलाइजेशंस दे दी, जिंक दे दिया। बच्चा आपका लूज टूज अगर कर रहा है तो ओआरएस भी दोगे, और बच्चों में लो osमोल और ओआरएस देना होता है, ठीक है। और साथ आपने एंटीपायरेटिक दे दी, पैनाडोल, कालपोल, अकॉर्डिंग टू डोज, अकॉर्डिंग टू वेट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पैनाडोल का बहुत अच्छे से बताया था। तो बेसिकली दिस इज अ मीजल्स। मीजल्स बेसिकली वायरस है, रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल रहा है, 10 से 12 दिन के अंदर होता है। फीवर, कफ, करेजा, कंजक्टिवाइटिस मैंने आपको बता दिया है। कॉपलेट स्पॉट्स को छोड़ दें। विटामिन ए वंस डेली ड्यूरेशन, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, विटामिन ए आप, अच्छा नेल्सन लिखती है, अच्छा एक विटामिन ए के बारे में बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि विटामिन ए ट्रीट्स द चाइल्ड। नो, विटामिन ए डजंट ट्रीट द चाइल्ड। नेल्सन लिखती है कि विटामिन ए देने से रिसर्चेज में ये देखा गया है कि जिन बच्चों को विटामिन ए दिया गया है उनको मीजल्स की स्वेरिटी डिक्रीज होती है, दैट्स इट। विटामिन ए ट्रीट नहीं करता, स्वेरिटी को डिक्रीज करता है। विटामिन ए according to Nelson, single dose is enough, but you should complete at least 3 doses for 3 days. Single dose for 3 days. Single dose for 3 days. Vitamin A. अच्छा, कॉम्प्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लिकेशंस ये देखें, कॉम्प्लिकेशन जो है ना, नमूनिया, जो मैंने आपको बता दिया, मीजल्स नमूनिया जिसको कहते हैं, डायरिया, मीजल्स डायरिया, इंकेफेलाइटिस, दैट इज वेरी स्वेयर कंडीशन। ये आपके पास ओपीडी में नहीं आएगा, ये हॉस्पिटल्स में आता है। टाइटस मीडिया आपके पास आ सकता है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनकेफेलाइटिस। अच्छा, विटामिन ए का ब्रांड नेम है ए मैक्स, मैं आपको टाइप भी कर देता हूँ, ए मैक्स। 2.5 ml contain 2 lakh, 1.25 ml contain 1 lakh, and 0.67 ml contain 50,000 international units। इसके साथ नमूनिया हो गया, गिव नेबुलाइजेशंस, गिव एंटीबायोटिक, गिव कीप द पेशेंट फीवर फ्री। डायरिया हो गया, गिव जिंकैट, गिव सिरप, सिरप जिंक, गिव इंटेरोजर्मिना। ठीक है, सिरप जिंक जिंकैट के नाम से आता है। इनकेफ्लाइटिस हो गया, आपके पास बच्चा नहीं आने लगा। ओटाइटिस मीडिया होगा, आपने उसको ड्रॉप्स दे दिए। सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनकेफ्लाइटिस 10 साल बाद होता है, इट्स नॉट योर थिंग। डायग्नोसिस को आप छोड़ दें, नो वन केयर अबाउट द डायग्नोसिस। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको क्लिनिकल बेसिस के ऊपर डायग्नोस करना होता है। 2 days नॉट 3 2 doses। डॉक्टर शानजे आपने क्या लिखा है? 2 days नॉट 3 2 doses। डॉक्टर शानजे, टू डेज, 2 days का भी कहीं पे मेंशन नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट मेंशन एनीवेयर कि 2 days दें। सिंगल डोज इज इनफ, आई ऑलरेडी टोल्ड, सिंगल डोज इज इनफ, लेकिन नॉर्मली हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर 3 doses दे दी जाती हैं, ठीक है। जब सिंगल डोज इनफ है तो इट्स नॉट 2 days, इट्स नॉट 3 days, सिंगल डोज इज इनफ। वैक्सीन मैंने आपको बता दी हैं, 2 वैक्सीन लगती हैं, 2 डोजेज लगती हैं, और 2 डोजेज के बाद पेशेंट 95 to 98% इम्यून हो जाता है, ठीक है। और हमारे आजकल ईपीआई के अंदर 6 मंथ्स के ऊपर मीजल्स लगना शुरू हो जाती है। और 6 मंथ से बिलो मीजल्स क्यों नहीं होता? क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज आई होती हैं, ठीक है, मैटरनल एंटीबॉडीज आई होती हैं, ठीक है। तो इसलिए बिलो 6 मंथ मीजल्स नहीं होता, और जिन बच्चों को बिलो 6 मंथ मीजल्स होता है, दैट इज वेरी स्वेयर, दैट इज वेरी स्वेयर। अच्छा, अगला हमारे पास बहुत कॉमन सिनेरियो है, मम्स का सिनेरियो है। बेसिकली अ 6 year old चाइल्ड है विद फीवर स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ ईयर, ठीक है। अच्छा, एक बात ना इसमें मम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है ना वो मम्स को कोई भी एब्सेस बनी होती है, और हम लोग जो है ना वो इसको लिम्फ नोड, कोई भी लिम्फ स्वेलिंग हुई होती है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग हुई होती है, एब्सेस बनी होती है,
पेरीमैंडिबुलर बिलो मैंडिबुलर आपके पास एब्सेसिस बनी होती है, लुडविंग इंजाइना होता है, उसके अंदर आपके पास इस तरह से आ जाती है। डिप्थीरिया के अंदर आपके पास जो है ना वो स्वेलिंग आ जाती है, बिलो द पैरोटिड स्वेलिंग आ जाती है। तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि बहुत सारे डिजीजेस को। मम्प्स का हॉलमार्क क्या है? मम्प्स का हॉलमार्क ये है कि पहली बात ये है कि आपने जब उसके मैंडिबल के एंगल्स को पालपेट किया तो आपको मैंडिबल के एंगल फील नहीं हुए। क्या? मैंडिबल्स के एंगल्स को पालपेट किया तो उसके मैंडिबल के एंगल आपको फील नहीं होने चाहिए। जब वो फील नहीं होंगे दैट इज मम्प्स। एक बात। दूसरी बात, बच्चा कोई भी खट्टी चीज खाएगा तो उसको स्वेयर पेन होगी। क्यों? बिकॉज मम्प्स इज अ स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। एंड व्हाट आर पैरोटिड ग्लैंड? दीज आर बेसिकली स्लाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ठीक है? तो बच्चा जब कोई भी चीज खाएगा, डिप्थीरिया में पेन नहीं होगी उसके पैरोटिड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि डिप्थीरिया तो भाई पैरोटिड की स्वेलिंग ही नहीं है। ठीक है? वो तो बुल स्नैक है, वो तो टोटली डिफरेंट एंटिटी है। तो मम्प्स में स्टाइल आपके पास जो मैंडिबल के एंगल्स हैं, एंगल्स किधर होते हैं? ये जहां मेरा माउस है, होप यू ऑल आर सीइंग माय माउस। ये जो है आपके पास एंगल फील नहीं होंगे यहाँ पे, तो दैट इज बेसिकली मम्प्स along with pain फॉर एनी सोर थिंग। ठीक है? विद फीवर। ठीक है? और लॉस ऑफ एपेटाइट। दैट इज बेसिकली मम्प्स। करना क्या है मम्प्स में? वायरल इलनेस है, खुद ठीक हो जाएगी। ठीक है? वायरल इलनेस है, खुद ठीक हो जाएगी। करना है क्या? सिर्फ एंटीपायरेटिक्स देने हैं, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी है। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताना है घर वालों को, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक 2 to 7 days। ठीक है? और अगर वो बच्चा कहता है कि मेरे से कुछ खाया पिया नहीं जाता, सेंड दैट पेशेंट टू हॉस्पिटल, डोंट ट्रीट द चाइल्ड इन ओपीडी। कोई भी बच्चा किसी भी बीमारी के साथ आए, बच्चे की एपिटाइट डिक्रीज है, खा पी नहीं रहा, सेंड दैट पेशेंट टू हॉस्पिटल। डोंट ट्रीट दैट चाइल्ड, वो आपके पेटे पड़ जाएगा बच्चा। सेंड दैट पेशेंट टू हॉस्पिटल, सिंपल। ठीक है? और मम्प्स की वैक्सीन भी आपके पास मीजल्स के साथ ही लगती है, 9वें महीने पे और 15वें महीने के ऊपर, एमएमआर जिसको कहते हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें जो चीज आपने देखनी है ना कि यार एक बच्चा आया है मेरे पास, मम्प्स उसको निकला हुआ है लेकिन पेट में दर्द बता रहा है। क्यों बता रहा है? पेनक्रियाटाइटिस कॉज करता है। ठीक है? पेनक्रियाटाइटिस कॉज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दैट मम्प्स। आपने मरीज को एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के लिए और इवेल्युएशन करा लेना, खुद इवेल्युएट करना चाहते हो, गो फॉर लाइपेज एनालाइज। ठीक है? इफ नॉट, सेंड द पेशेंट टू हॉस्पिटल। ठीक है? क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस आपसे ट्रीट नहीं होना चाहता, आपसे ट्रीट नहीं होगा। ठीक है? कीप द पेशेंट एनपीओ, गिव अ गुड पेन किलर, either toradol, either tonoflex, either tramadol, and send the patient to hospital with NPO। ठीक है? पेनक्रियाटाइटिस बच्चों की डिजीज भी है, ये ना सोचें कि पेनक्रियाटाइटिस बड़ों को ही होता है, पेनक्रियाटाइटिस बच्चों को भी होता है। तो मम्स के साथ पेनक्रियाटाइटिस, बाकी तो ऑर्काइटिस, एनकेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, हेयरिंग लॉस, ओवरफराइटिस, ये सारी चीजें तो है, लेकिन पेनक्रियाटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बताएगा ये क्या है? एनीवन? कोई अनम्यूट करे अपना माइक और प्लीज जरा ये मुझे बता दे कि ये क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा माइक को। चिकन पॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। चिकन पॉक्स, दिस इज चिकन पॉक्स। गुड फहद। डॉक्टर अदूज इज वेरी गुड, दिस इज चिकन पॉक्स। ओके फाइन, पॉक्स शांत है, चिकन फाइन। ओके गुड। अच्छा मुझे ना अभी तो खैर इस लेक्चर के बाद काइंडली अपने ना ज़रा आप लोग मुझे ग्रुप पे थोड़ा ज़रा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दिएगा कि आप बेसिकली आप लोगों का, आप लोग क्या क्या किधर किधर होते हैं, और आप लोग आजकल कोई रेजिडेंट है, कोई मेडिकल ऑफिसर है, कोई क्या है, ताकि ज़रा थोड़ा सा मुझे नो हाउ हो आप लोगों के बारे में। ठीक है?
आफ्टर द लेक्चर आप मुझे ग्रुप में प्लीज जरा बताइएगा। थैंक यू सो मच। चिकन पॉक्स है, वेरी गुड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चिकन पॉक्स का रैश पेट से स्टार्ट होता है। पेट आप खोल के नहीं देखोगे, आपको रैश नहीं पता चलेगा, ठीक है। चिकन पॉक्स का रैश आपको मुंह के अंदर भी नजर आएगा, चिकन पॉक्स का रैश आपको पेट पे भी नजर आएगा, चिकन पॉक्स का रैश आपको मुंह पे भी नजर आएगा, मुंह के अंदर भी और मुंह पे भी। मुंह के अंदर से एक बात याद आई, मीजल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम एक बात मैं बताना भूल गया। वो बात ये है कि मीजल्स वाले बच्चे को थ्रश होता है, ओरल थ्रश होता है, ओरल अल्सर्स होते हैं। ऑलवेज गो फॉर एंटी फंगल। एंटी फंगल क्या? मुंह के अंदर डैकाट्रिन, DAKTRIN, डैक्ट्रिन ओरल जेल, सुबह दोपहर शाम। या निलस्टैट, एक ड्रॉपर, सुबह दोपहर शाम। गो फॉर इट। और अगर बच्चे को बहुत पेन है तो डैक्ट्रिन प्लस सोमोजेल मिक्स कराएं, सुबह दोपहर शाम लगवाएं। सोमोजेल के अंदर आपके पास एनेस्थेटिक एजेंट है, तो डैक्ट्रिन अलोंग विद सोमोजेल ये मिक्स करके मुंह पे लगाएं। कोशिश करें कि दैट इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और अगर आपने इससे भी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देना है तो लिख लें, इसको कॉकटेल कहते हैं। बच्चे के मुंह के अल्सर नहीं ठीक हो रहे, मदर बड़ी कंसर्न है, मदर कह रही है मैंने सोमोजेल भी लगा लिया, टैकेट्रिन भी लगा लिया, दुनिया की हर चीज लगा ली जी, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो लिखो कॉकटेल। अगर कॉपी किताब है तो लिखो कॉकटेल, नीचे लिखो एक ड्रॉपर निलस्टैट, एक चम्मच फ्लेजिल, एक कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन, एक चम्मच डेकेट्रिन ओरल जेल और एक चम्मच सुमो जेल। किसी भी डब्बी में मिलाओ और मदर को बता दो कि मुंह के अंदर लगा दें। ठीक है, क्या क्या बताया है? आखिरी चीज, हाइड्रोकोर्टिसोन का टिक्का, एक चम्मच फ्लैजिल, एक ड्रॉपर निलस्टैट, एक चम्मच डेकेट्रिन की ओरल जेल निकाल के चम्मच में उसको डाल दो डब्बी में। 100 मिलीग्राम का हाइड्रोकोर्टिसोन का टीका बनाओ और डब्बी में डाल दो। एक डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल तोड़ो, 100 मिलीग्राम वाला, डब्बी में डाल दो। और सोमोजेल एक चम्मच। ठीक है, ये 6 चीजें उसमें डाल दो, कॉकटेल बन जाएगा। एंड इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी वेरी गुड, ट्रस्ट मी। ठीक है, यू कैन गिव इट टू योर पेशेंट्स अगर कोई बच्चा पेनफुल ओरल अल्सर्स के साथ आता है। अच्छा जी। अच्छा, मैंने ये अक्सर जो है ना, वो चिकन पॉक्स के बच्चे भी पेनफुल ओरल अल्सर के साथ आते हैं। तो रिमेंबर के पेनफुल ओरल अल्सर के अंदर आप शुरू आप डिल्सराइड से करो, फिर डेकेट्रिन से करो, डेकेट्रिन प्लस सोमोजेल से करो। नहीं ठीक होता तो सब कुछ का कॉकटेल मिला के दे दो, बच्चा ठीक हो जाता है। चिकन पॉक्स के अंदर करना कुछ भी नहीं है, मदर को गाइड करना है। रिगार्डिंग क्या क्या गाइड करना है? गाइड ये करना है, घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनको आप दूर रखें, और अगर आपका कांटेक्ट हो गया है बच्चों का तो 5 डेज के अंदर अंदर वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन लग गई, ठीक नहीं लगती 5 दिन के बाद 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ही आपके बच्चों को होना है एक बार। दूसरी बात आपने बताना है कि जी घर पे कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उससे बच्चे को दूर रखें, क्योंकि आपके पास न्यूनेटल वेरिसाला हो जाता है, न्यूनेटल वेरिसाला सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने बात जरूर बतानी होती है घर वालों को। ठीक है, न्यूनेटल वेरिसाला सिंड्रोम के डेज होते हैं। अगर मदर 8 वीक प्रेगनेंस है तो 90% चांस है कि बच्चे को न्यूनेटल वेरिसेला होगा। बच्चा मदर 12 वीक प्रेग्नेंट है तो 80 to 75% चांस होंगे। मदर 16 वीक प्रेग्नेंस है तो 50% चांस होंगे। मदर 18 वीक प्रेग्नेंट है तो 10 to 12% चांस होते हैं कि congenital varicella syndrome होगा। दिस इज नॉट योर थिंग इफ यू आर मेडिकल ऑफिसर, बट इफ यू आर रेजिडेंट, राइट इट डाउन। ठीक है, नहीं समझ आया रिकॉर्डिंग में देख लेना, वरना मुझे मैसेज कर देना, आई सेंड इट टू यू कि कितने वीक्स के ऊपर congenital varicella syndrome के चांसेस ज्यादा होते हैं। गाइड कर दिया रिगार्डिंग द अदर चाइल्ड, गाइड कर दिया रिगार्डिंग द प्रेग्नेंट फीमेल्स, गाइड कर दिया रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ द डिजीज। बताना है कि ये हफ्ते में ठीक होगा, हफ्ते से पहले नहीं ठीक होने लगा, इसके रैशेस को छेड़ना नहीं है, वरना आपको
निशान पड़ जाएंगे जिस्म के ऊपर। और करना क्या है, अब करना ये है, उसको आपने डेकाट्रिन सोमोजेल का कॉम्बिनेशन दे दिया, उसको आपने एंटी एलर्जिक का कॉम्बिनेशन दे दिया। रिमेंबर, नेवर गिव एन एंटी एलर्जिक टू अ चाइल्ड हु इज लेस देन 6 months of age. Never give an anti-allergic to a child who is less than 6 months of age. गुनाह है ये, ठीक है। होता क्या है, म्यूकस थिक हो जाता है, बच्चे नमूनिया डेवलप करते हैं। प्लीज 6 month अबव देना है, गिव इट। रिजिक्स दो, आप रिजिक्स के 3 drops दो उसको दिन में एक दफा, 6 month to 1 year। अबव 1 year 6 drops आर इनफ, दैट्स इट। बिलो 6 years गुनाह है। 6 to 1 3 drops। 1 year अबव गिव 6 drops ऑफ रिजिक्स। और अगर बच्चा बड़ा है तो गिव 1 TSF ऑफ या हाफ TSF ऑफ रिजिक्स, ठीक है। आधा चम्मच क्या दिया, सबसे पहले आपने उसको सोमोजेल दे दी उसके मुंह के अल्सर्स के लिए, एंटीपायरेटिक दे दिया, एंटी एलर्जिक दे दिया। नाउ व्हाट, गिव समथिंग टॉपिकल टू अप्लाई ऑन द रैशेस। कैलामीन लोशन, CALAMINE, कैलामीन लोशन, इनफ। नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक, नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक। एंड लास्ट थिंग इज काउंसलिंग, ठीक है। कोई बात नहीं समझ आई तो बताओ किसी को। आई क्लियर टू एवरीवन? डॉक्टर शानजे, डॉक्टर अदू, डॉक्टर फहद, एनीवन? आई एम क्लियर टू एनीवन? ये कुछ समझ ही नहीं आई। ओके फाइन। ओके, गुड गुड गुड। एटियोलॉजी वेरिसेला जूस्टर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चिकन पॉक्स जो है ना वो आ जाए और आपको पता ही ना हो कि एटियोलॉजी क्या है। ये आगे जो अगली बात में लिखता हूँ ना, हमेशा याद रखें, जो मैंने इतना बड़ा टेबल बनाया होता है ना, ये ये जो है ना, ये आप लोगों के लिए बनाया होता है, ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया होता। आप लोगों के लिए इसने बनाया होता है ताकि आप लोगों को उस डिजीज का बेसिक बेसिक सा पता चल जाए। कोई हायर लेवल नहीं आपसे मांग रहा मैं कि आप बहुत प्रो हो जाएं, आप प्रेसिडेंट बन जाएं, या आप जो है वो FCPS आपने कर लिया, नहीं। बेसिक बेसिक चीजें हैं। मेरे साला दूसरा है भाई, रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल रहा है, 10 से 21 दिन की इंक्यूबेशन पीरियड है, क्लिनिकल फीचर्स बता दिए हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लीजन्स होते हैं, कहीं पे वेसिकल्स मिलेंगे, कहीं पे पेप्यूल्स मिलेंगे, कहीं मैक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, प्रिवेंशन में वेरिसेला वैक्सीन है। वेरी गुड। टू कीज साइक्लोवेयर, साइक्लोवेयर इज नॉट इंडिकेटेड इन अ चाइल्ड लेस देन 12 year of age. Acyclovir is not indicated in a child who is having chicken pox with no other prerequisite disease, ठीक है। कोई कोमोबिडिटी नहीं है, बच्चा स्टेरॉइड नहीं ले रहा, बच्चा कीमोथेरेपी पे नहीं है, बच्चे को कोई हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, बच्चा कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं ले रहा, बच्चे को ITP नहीं है, सिर्फ चिकन पॉक्स है। नो नीड टू गिव एसाइक्लोवेयर। हाँ, एसाइक्लोवेयर कब देनी है? जब बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हो और स्टीरॉयड ले रहा हो, जब बच्चा स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हो, स्टीरॉयड ले रहा, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहा हो, बच्चा कीमोथेरेपी करवा रहा हो, बच्चा इंटरल्यूक बायोलॉजिकल ड्रग्स के ऊपर हो, ठीक है। बच्चा जो है वो आपके पास जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस का बच्चा हो जो कि स्टीरॉइड्स ले रहा हो, बच्चे को कोई मेलेग्नेंसी हो, तो आपने साइक्लोवेट देना है। या फिर बच्चा 12 साल से बड़ा हो, 12 साल से बड़े बच्चे को साइक्लोवेट देना है। 10 mg/kg पर डे, पर डोज इसकी डोज है। 10 mg/kg पर डोज TDS में देना होता है, और आप उसको 7 to 10 days कंटिन्यू करवाते हो, ठीक है। डॉक्टर फहद,
कोई और चीज है इसमें तो पूछ लें प्लीज, स्टीरॉइड एसाइक्लोवेर से रिलेटेड। अगर कुछ नहीं समझ आया तो मुझे बताओ, आई मेक इट क्लियर अगेन। वेरी गुड डॉक्टर फहद, ठीक है। अच्छा देखो, इट फील सो गुड, आप सवाल पूछोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, साइक्लोवेयर का आपने पूछा, इट्स वेरी गुड, आपने पूछा, सबको इससे फायदा होगा, तो प्लीज प्लीज सवाल पूछें। आस्क मी एनीथिंग, आई एम हेयर फॉर यू गाइस। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो केस सिनेरियो है वो हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का, ठीक है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस बेसिकली जो है ना वो आपके पास एक बच्चा प्रेजेंट करता है फीवर सोर थ्रॉट के साथ, ठीक है। और आपने उसका थ्रॉट देखा तो फेरेंजाइटिस डेवलप हुआ हुआ विद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। वेरी गुड, यस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कॉन्टेक्ट में विजिक देते हैं, वेरी गुड, ठीक है। विजिक along with acyclovir as well, ठीक है। तो you have to give both इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, ठीक है। अच्छा, a 12-year-old adolescent with sore throat fever and fatigue for 1 week। बच्चा जो है वो, आपने उसका थ्रॉट देखा तो थ्रॉट हाइपरेमिक है, थ्रॉट कंजेस्टेड है, along with posterior cervical lymphadenopathy, along with posterior cervical lymphadenopathy, आपने उसको देखा तो आपको हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी मिल गई। व्हाट इज दिस? और हाँ, अगर पेशेंट जो है वो किसी क्वैक से इलाज करवा के आया हुआ होता है, या आया हुआ होगा, या उसने घर में उसकी अम्मी ने को ऑगमेंटन दी होगी, तो उसके बच्चे के जिस्म पे रैश निकले हुए होंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, कॉज बाय एप्स्टीन बार वायरस, ईबीवी, ठीक है। आपके पास इंक्यूबेशन इसका 4 to 6 पीरियड है। बच्चा आपके पास जब भी प्रेजेंट करेगा फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी अलोंग विद हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। मोनोस्पॉट टेस्ट इसका टेस्ट, इफ इसका जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। लेकिन आप इसको जब इसकी वो करवाते हो, सीबीसी करवाते हो, यू यू गेट लिम्फोसाइटोसिस। नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली अगर आप वैसे देखो तो आप सोचोगे अच्छा यार, फेरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस है तो, और सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी भी है, तो मेरे बच्चे को एक्यूट फेरेंजाइटिस क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, और आपने सीबीसी कराया, आप सोच रहे हो एक्यूट फेरेंजाइटिस है, ठीक है। सीबीसी कराया तो लिम्फोसाइटोसिस डोमिनेंट आ गया, न्यूट्रोफिल्स आए नहीं, न्यूट्रोफिल्स भी डोमिनेंट है ही नहीं। आपने बच्चे को लिटाया, आपने देखा अच्छा लिवर स्प्लीन भी पैल्पेबल है, जिसम पे रैश भी निकला है, तो व्हाई नॉट वी शुड थिंक ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। अच्छा, आपने क्या करना है इसके अंदर? बेसिकली इट्स अ वायरल, बेसिकली इट्स अ वायरल डिजीज, यू जस्ट हैव टू go for the supportive care, rest, hydration, antipyretics, analgesics, and avoid contact spot during splenomegaly. Dr. Shanze, you are right. If contact, then we will. If contact, then Vesic. If developed right, then acyclovir and immunocompromised. अच्छा, टेटनस इज नॉट फॉर यू गाइस। टेटनस के अंदर सिर्फ जो बात आप लोगों ने याद रखनी है, वो बात ये याद रखनी है कि आपके पास अक्सर ऐसा होता है कि ओपीडी के अंदर मरीज आते हैं, और जैसे कि जी मेरा बच्चा गिरा है, और आप मुझे बता दें कि मुझे टेटनस लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, व्हाट टू डू, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, टू डू। अच्छा, इसमें ना सिनेरियो ये है कि आपके पास जो पेंटावेलेंट है ना वैक्सीन, उसके अंदर आपके पास जो है वो डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस,
ये आपके पास लगती है बच्चे को, ठीक है। तो अगर आपके बच्चा एक बच्चा आपको प्रेजेंट किया है 3 साल का, 4 साल का, और मदर कहती है कि ये बच्चा गिरा है सड़क पे और ये इसको चोट लग गई है, ठीक है। आपने सबसे पहले उससे ये पूछना होता है कि जी इसका ईपीआई शेड्यूल कंप्लीट है। मदर कहेगी हाँ जी कंप्लीट है, ठीक है। तो आप कहोगे ओके देयर इज नो नीड फॉर वैक्सीनेशन। बट अगर मदर कहती है कि ईपीआई वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट नहीं है, या मैंने इसको ईपीआई वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, ठीक है, तो फिर क्या करना है आपने उसको टीटी, ठीक है, टीटी, टीटी के नाम से आता है, ठीक है। टेटनस टॉक्सॉइड के नाम से इंजेक्शन आता है, ठीक है। आपने उसको टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर आपने उसको लगा देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मदर आती है जिसका बच्चा 11 साल का है, ठीक है, उसको पहले कभी चोट नहीं लगी। वो आपके पास आती है, वो कहती है मेरा बच्चा गिरा है, मुझे अपने बच्चे को, मेरा बच्चा ईपीआई वैक्सीनेटेड कंप्लीट है, नाउ व्हाट टू डू। आपने उसको कहना है जी अगर 10 साल हो गए हैं आपके बच्चे को टेटनस लगे हुए, एक शॉट का टेटनस लगने के बाद 10 साल तक उसकी प्रोटेक्शन रहती है फॉर अ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ कंटेमिनेटेड वाउंड, वो उसके बारे में बात करता हूँ। एक बच्चा जिसको 10 साल पहले टेटनस लगा है, 10 ईयर्स के बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाती है। टेटनस की ड्यूरेबिलिटी, आप 10 साल के बाद आपने टेटनस, कोई भी आपको वूंड लगा है, कोई भी आपका एक्सपोजर टुवर्ड द सॉइल हुआ है, आपने उसको टेटनस टॉक्सॉइड लगवाना है मरीज को। थर्ड एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे एक मदर आती है, वो कहती है अभी इस बच्चे को मैंने टेटनस लगवाया था 5 साल पहले या 6 साल पहले टेटनस लगवाया था। तो अब ये बच्चा गिर गया, लेकिन गिरा बहुत गंदी जगह पे, आपने जख्म देखा, जख्म का बहुत बुरा हाल हुआ है, सारा उसका जख्म पे मट्टी मट्टी लगी हुई है। नाउ व्हाट टू डू। आपने, अगर आपका वाउंड कंटेमिनेटेड है, ठीक है, तो आप, और उसको 5 ईयर्स अबव हो गए हैं मरीज को टेटनस लगवाए हुए, ठीक है, तो आपने उसको टेटनस टॉक्साइड लगवा देना है। समरी ये है कि एक बच्चा जिसका ईपीआई वैक्सीनेटेड कंप्लीट है, ठीक है, और वो आपके पास प्रेजेंट किया है विद द वाउंड, और आपके पास वो प्रेजेंट किया है विद द वाउंड, ठीक है, तो आपने उसको टेटनस टॉक्सॉइड नहीं लगवाना। एक बच्चा जिसका ईपीआई वैक्सीनेटेड कंप्लीटेड है और वो 10 साल का बच्चा है, विद द वाउंड आपने उसको टेटनस टॉक्सॉइड लगवाना है। एक बच्चा जिसका ईपीआई वैक्सीनेटेड कंप्लीटेड है, या मिसाल के तौर पे उसका ईपीआई भी कंप्लीटेड है और उसको कंटेमिनेटेड बाउंड है, ठीक है, और उसको लेस देन 10 ईयर्स हुए हैं और मोर देन 5 ईयर्स हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जो कि 10 साल का है, उसको 8 साल पे एक चोट लगी थी, ठीक है, या उसको 5 साल पे एक चोट लगी थी और अब वो 10 साल का है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग तो 10 साल तो नॉर्मली रहेगी ना उसकी प्रोटेक्शन, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 10 साल तक प्रोटेक्शन रहेगी। लेकिन वो बच्चा अब कंटेमिनेटेड बाउंड के साथ आ गया है, तो अब आपकी प्रोटेक्शन डिक्रीज होकर 5 साल तक चली जाएगी। तो दैट इज बेसिकली हाउ टू गिव टेटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन इन ओपीडी, दैट इज इनफ along with एंटीबायोटिक आप कोई भी उसको ऑगमेंटन, कैरिसेफ, यू कैन गिव एनी एंटीबायोटिक, ठीक है। और साथ आपने उसको एनाल्जेसिक जिसमें पैरासीटामोल इज द चॉइस। फिटनेस अगर नहीं समझ आई प्लीज आस्क मी अगेन। I am also typing it. Non-contaminated bound protection of TT is 10 years. Contaminated bound protection
is 5 years. You can see in the messages section. Non-contaminated bound protection of TT is 10 years and contaminated bound protection is 5 years. अच्छा, जो हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास स्कारलेट फीवर, ठीक है। अक्सर बच्चे हमारे पास जो है ना वो स्कारलेट फीवर के साथ आते हैं और हम लोग उसको मीजल्स के साथ समटाइम कंफ्यूज कर देते हैं, या किसी भी एक्स वाई जी रैश के साथ हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज स्कारलेट फीवर? स्कारलेट फीवर हो क्या है? स्कारलेट फीवर आपके पास ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इज द कॉज ऑफ द स्कारलेट फीवर। क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या हैं? क्लिनिकल साइन सिम्टम्स ये हैं कि बच्चा आपको प्रेजेंट करेगा विद हाई ग्रेड फीवर, और ये स्कारलेट फीवर का बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। और बच्चा आपके पास जब प्रेजेंट करता है, आप उसकी शर्ट उतरवाते हो तो बच्चा लाल हुआ पड़ा हुआ होता है, और आप उसके जब जिस्म पे हाथ फेरते हो तो आपको सैंड पेपर क्या है, जिससे जिसको उर्दू में रेगमाल आप लोग कहते हो, ठीक है। तो एक बच्चा जब आपको प्रेजेंट करने आया, आपने उसको देखा बच्चा पूरा लाल हुआ हुआ है, आपने उसका थ्रॉट चेक किया, थ्रॉट हाइपरीमिक है, आपने उसकी टंग निकलवाई तो स्ट्रॉबेरी टंग है, जस्ट लाइक अ स्ट्रॉबेरी। आई हैव अटैच्ड द फोटोज ऑफ द पेशेंट एज वेल। आपने उसकी टंग चेक की, स्ट्रॉबेरी टंग है, आपने उसका जिस्म शर्ट उतारी तो बच्चा लाल हुआ हुआ है, सोर थ्रॉट है, और आपने जब जिस्म पे हाथ फेरा तो आपको लगा कि यार ये तो रेग माल की तरह स्किन हो रही है, तो सैंड पेपर लाइक स्किन है, तो दैट इज बेसिकली स्कारलेट फीवर। ट्रीटमेंट ऑफ स्कारलेट फीवर क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ स्कारलेट फीवर, फर्स्ट लाइन इज ऑब्वियसली अमोक्सिसिलिन या ऑगमेंटन, ठीक है। क्या क्यों रहा है आपके पास? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इज द ऑर्गेनिज्म विच इज कॉजिंग द स्कारलेट फीवर, ठीक है। ट्रांसमिशन रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से है, आपके पास स्ट्रॉबेरी टंग होता है, सैंड पेपर लाइक रैशेस होते हैं, ठीक है। डिस्क्वामेशन ऑफ द स्किन होती है, हाथ और पाँवों से स्किन उतर रही होती है, ठीक है। First line treatment is penicillin and amoxicillin, and the drug is given for 10 days. Either penicillin means augmentin or azithro. Both of the drugs जो भी देनी है, give for 10 days, ठीक है। और आपने घर वालों को बताना है कि it will take time, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस आपके पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कॉज करता है, रोमैटिक फीवर भी कॉज करता है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन पे आपने जरूर नजर रखनी है और घर वालों को बताना है, क्योंकि घर वाले क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन की दवाई लेके घर चले जाएंगे, फार्मेसी पे जाएंगे, सर जी 2 दिन की दवाई दे दें, दैट्स इट। ट्रीट नहीं करते उसको। आपने उनको बताना है बच्चे के दिल पे असर हो सकता है, बच्चे के गुर्दों पे असर हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको जब काउंसलिंग इज द मेन थिंग, काउंसिल करोगे, उसको बताओगे आप उसकी बीमारी के बारे में, दैट्स इट, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं समझ आई तो आस्क मी ऑन द ग्रुप और आस्क मी हियर, आई कैन एक्सप्लेन इट। एनीवन, एनी क्वेश्चन? अच्छा, जो आपके पास जो इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस है ना, बेसिकली इसका फीवर तो आपके पास अब्दुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसका जो फीवर है ना वो आपके पास फीवर आपके पास जो है ना वो आपके पास 7 to 10 डेज के अंदर ना रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन आपके पास लिम्फ नोड स्वेलिंग इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 वीक्स, 3.5 वीक्स, समटाइम्स 4 वीक्स टू रिजॉल्व, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम। फीवर आपका 7 to 10 डेज के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन
आपके पास लिम्फ नोड्स और स्प्लीनोमेगैली, इट विल टेक टाइम। ऑलमोस्ट लिम्फ नोड और स्प्लीनोमेगैली की सेम सेम टाइम है, 2 to 4 वीक्स के अंदर ना स्प्लीनोमेगैली और लिम्फ नोड्स दोनों चले जाते हैं। बेसिकली इट्स अ लॉन्ग डिजीज, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस लंबा लंबा है। एनीथिंग एल्स? चल, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।